हेलो हेलो। तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और बहुत शानदार लाइव क्लास जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज का आरबीएससी का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है थोड़ी देर पहले, उसके कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। और डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ पेपर को देख करके और बच्चों के फीडबैक से कि सेक्शन ए जो है वो थोड़ा सा हम टिपिकल साइड मान सकते हैं। काफी इंटरनल क्वेश्चन पूछे गए थे और सेक्शन ए को छोड़कर रिमेनिंग जो सेक्शन बी सी डी है वो आपके आसान सेक्शन है। तो सेक्शन ए को हम हार्ड मान सकते हैं और जो रिमेनिंग पीछे वाले सेक्शन है उनको आसान मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल का पेपर जो है आपके पास में आया है। बहुत कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पेपर हमारे सामने पूरा, और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर सॉल्यूशन का कंप्लीट जो है वो वीडियो। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, और ये हमारा सेक्शन ए है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि टू स्पेयर्स ऑफ चार्ज 2 microcoulomb and 3 microcoulomb are located at a distance of 20 centimeter apart in air. The ratio of magnitude of electrical force. अब देखो आपके पास में दो स्पेयर दिए गए थे और दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दी गई थी, दोनों के ऊपर चार्ज बता दिए गए थे। और अब आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो आपको रेशियो के फॉर्मेट में बताना है। यहाँ पर बेटा ध्यान रखो कि ये सारे जो ऑप्शंस है इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्योंकि चाहे हम फर्स्ट स्पेयर का सेकंड स्पेयर पे फोर्स निकाल करके देख लें या फिर सेकंड का फर्स्ट पर स्पेयर निकाल फोर्स निकाल करके देख लें, हम जानते हैं कि ये जो फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो अगर आप रेशियो मान रहे हो तो पहले वाला जो फोर्स होगा वो दूसरे वाले फोर्स के इक्वल ही आना है। तो रेशियो हमारा 1:1 बन जाना है। तो इसका पहले का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि आवेश घनत्व का आपका एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसको तो सभी जानते हो कि कूलाम पर मीटर जो है इसका एसआई मात्रक जो है वो माना जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें आपको पूछा था कि एंगल बिटवीन इक्विटोरियल इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के मध्य बनने वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का माना गया है। तो बेटा इसका आंसर होगा आपका कि वो आपका 90 डिग्री का माना गया है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमें ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर प्रीपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बस वहीं से ये क्वेश्चन बना है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा है कि द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज, इनमें से कौन सा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अगर आप ये नहीं जानते, थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी से जो दूर भागते हैं। तो क्लास में मैंने डाई का मतलब दूर ट्रिक से समझाया था। ठीक है, तो हम यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें सीधा ऑप्शन डी नॉन कंडक्टर्स जो हैं वो आपके डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद में चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन अक्यूमुलेटर बैटरी इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 वोल्ट। आपको बैटरी का ईएमएफ बता दिया गया है 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी गई है 0.5 ओम है। अब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल करंट फाइंड करना है। तो बेटा इसमें छोटा सा आपका एक फॉर्मूला लगता है करंट निकालने का, जो कि ओम्स लॉ से ही हम डिराइव करते हैं, ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि जब हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल करंट निकालते हैं तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है मैक्सिमम करंट के लिए। अब बचा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी और पोटेंशियल दे रखा था। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 10/0.5। तो जो आंसर है वो आएगा आपका 20 एम्पियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही जा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, कि ये तो डेफिनेशन से सवाल आ गया कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पिच कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा है कि सुपर कंडक्टर्स कंडक्टर मटेरियल
एग्जिबिट परफेक्टली। जो सुपर कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा डायामैग्नेटिज्म। वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। काफी सारे बच्चे यहाँ पर पैरा या फेरो में कंफ्यूजन थे, पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डायामैग्नेटिक जो मटेरियल हैं वो एग्जिबिट करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। आगे आपके जो है सवाल है कि a bicycle wheel with 10 spokes is rotating a rate of 2 cycle per second perpendicular to the horizontal component of the earth। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा की पूरा क्वेश्चन केवल लेंथी बनाने के लिए इसको दिया गया है कि बच्चे पढ़ते रह जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। बाकी जो मेन जो चीज आपसे नीचे पूछिए वो पूछिए सीधा कि द नंबर ऑफ स्पोक्स इज डबल्ड। यदि हम साइकिल के स्पोक्स को डबल कर दें, 10 से 20 कर दें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर बेटा तुमने इस टॉपिक को थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझा होगा तो हम ईएमएफ का जो फॉर्मूला यहां बनाते हैं वो ईएमएफ का फॉर्मूला बनता है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कहीं पर भी इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ स्पोक्स की बात नहीं हो रही है। तो हम ब्लाइंडली ये कह सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका कारण ये भी है बेटा कि ये एक पैरेलल सर्किट बन रहा है, और आप जानते हैं कि पैरेलल सर्किट में जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ स्पोक्स से वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज कि ये जो स्पोक्स होते हैं वो जैसे आप टायर का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये सारा के सारे जो जितने भी स्पोक्स हैं ये एक तरफ एक एंड पे कनेक्टेड है, दूसरी तरफ दूसरे रिम से कनेक्टेड है, तो ये एक पैरेलल सर्किट फॉर्म कर रहे हैं। और पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर हम जानते हैं कि ईएमएफ हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कि जितना पहले ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था 10 स्पोक्स के साथ, उतना ही बाद में इंड्यूस होगा, यानी कि द ईएमएफ विल बी कांस्टेंट या सेम। फिर चलते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो ये सभी बच्चों ने शायद सही किया होगा। सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सीधा पूछा है कि रूट मीन स्क्वायर का रेशियो पूछा है पीक वैल्यू के साथ में। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर टीचर करवाता है इसको, और इसका जो ऑप्शन निकल करके आता है वो 1/√2 जो है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिमोट कंट्रोल्स में हम नॉर्मली यूज में लेते हैं? तो बेटा ये तो सभी को शायद याद होगा, इंफ्रा रेड वेव जो है वो रिमोट कंट्रोल टीवी रिमोट में या म्यूजिक प्लेयर के रिमोट्स वगैरह में, एसी रिमोट्स में हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, और इसमें आपसे पूछा है कि अ बकेट फिल्ड विद वाटर up to a height of 24 centimeter if the refractive index of water is 4/3, then the apparent depth of the object placed at the bottom of the bucket। आपको apparent depth निकालनी है और actual depth आपको दे रखी है, साथ में आपको refractive index of water दे रखा है। तो बेटा यहाँ आप देखोगे कि apparent और real depth के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन हम पढ़ते हैं म्यू इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ वर्सेस अपीरेंट डेप्थ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। अब क्योंकि हमें अपीरेंट डेप्थ निकालनी है तो अपीरेंट डेप्थ के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन में म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको जो रियल डेप्थ दे रखी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और अपॉन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 4/3। इसको अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 6 × 3 और 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके सारे सही जा रहे हैं, और जो बच्चे अभी इसको लाइव देख रहे हैं वो कमेंट में अपने आंसर्स को टैली करते जाना, साथ में ये बताते जाना कि किस तरीके का आपका पेपर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब इसमें पूछा गया कि द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा और आई के बीच का कैसा ग्राफ होता है? बेटा सभी जानते हैं यू शेप का ये ग्राफ होता है, और इसमें 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है उसमें थोड़ा सा यू शेप हमें नजर आ रही है, तो हम यहाँ कह देंगे कि ये वाला जो ग्राफ है, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे पूछा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट, किसी वेव फ्रंट के किसी दो पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? भाई ये तो इतना आसान क्वेश्चन है।
अगर एक सिंगल वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वेव फ्रंट में आने वाला हर एक पॉइंट कांस्टेंट फेज के अंदर होता है, और जब वो कांस्टेंट फेज के अंदर होता है या फिर वो सेम फेज के अंदर, हम बोल सकते हैं कि वो सेम फेज के अंदर होता है, नॉट कांस्टेंट। हम कह सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स सेम फेज में होते हैं, और सेम फेज इन द सेंस कि वो 0 डिग्री का फेज डिफरेंस जो है वो रखते हैं, फेज डिफरेंस उनके बीच होता ही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा है कि पी क्यू आर एस करके हमें तीन चार जो है वो हमें वर्क फंक्शन दे रखे हैं। अमंग दीज मेटल हैविंग द लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी? तो बेटा यहां अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको वर्क फंक्शन का रिलेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ देखना था, और ये जो चीज है ये हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं फाई की। ठीक है, वर्क फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस फॉर्मूले से क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो जिस जिस मेटल की वर्क फंक्शन कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। यहाँ पर हमें लोवेस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछिए तो हम लोवेस्ट वर्क फंक्शन देखेंगे। अब आप ध्यान से देखो पीक्यूआरएस को अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे कम वैल्यू आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नजर आ रही है, जो कि है मेटल पी की। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और जो पी होगा उसकी सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेडियो एक्टिव सोर्स यूज्ड इन द रेगर मेडिसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रेदरफोर्ड का, उसके दो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, उसके अंदर इन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो यूज में लिया था? रेडियम जो है वो हमारे रेदरफोर्ड ने यूज में लिया था, और इसको जो है रिप्लेस किया था बिस्मिथ के साथ। तो हम ऑप्शन बी जो है बिस्मिथ, इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेसेसरी टेम्परेचर शुड बी फॉर द थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए, किस टेम्परेचर पर थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? तो बेटा ये काफी ज्यादा इंटरनल में मान सकता हूँ कि क्वेश्चन है। बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं वो इस चीज को इस टेम्परेचर को नोट्स में मेंशन जरूर करते हैं। आप एक बार क्रॉस चेक करना अपने नोट से। 10⁸ केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। सोलर जो सन के ऊपर जो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, और ये अर्थ पर इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये सारी बातें आपको क्लास में पढ़ाते टाइम बता रखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको बताया है कि इफ द एनर्जी बैंड गैप फॉर कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर E1 E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। कि कहता है कि कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर अगर हम एनर्जी गैप का देखें तो E1 E2 E3 है, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम विल बी। तो इनमें सबसे करेक्ट रिलेशन कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा देखो एनर्जी बराबर तो हो नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हम जानते हैं कि सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर माना गया है जर्मेनियम को, और उससे थोड़ा सा ऊपर है सिलिकॉन, और कार्बन तो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता ही नहीं है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे कम गैप हमें देखने को मिलता है जर्मेनियम में, उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है हमें देखने को सिलिकॉन में, और कार्बन तो आपका सबसे ज्यादा गैप रखता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है। तो यहां पर हो जाएगा कि E3 यानी सेमी जर्मेनियम की सबसे कम है, उसके सबसे ऊपर फिर सिलिकॉन है, और उससे सबसे ज्यादा कार्बन है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अंदर आपको एनर्जी गैप देखना था सही से। ठीक है, अब बात करते हैं हम एमसीक्यू खत्म होने के बाद में फिल इन द ब्लैंक की। तो फर्स्ट फिलअप में आपको पूछा है कि द मैक्सिमम, अच्छा फिलअप स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा इसको अभी ज्वाइन हुआ है, जो बीच में देख रहा है, उन्हें मैं बता देना चाहूंगा कि इस पूरे कंप्लीट पेपर का जो सॉल्यूशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर टेलीग्राम के ऊपर शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो आगे आएंगे सेक्शन डी तक के। तो उनकी जो पीडीएफ है वो तैयार हो रही है, और ये जो पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो आपको शाम तक मिलेगी, और वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर के वहां से टेलीग्राम के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक के ऊपर। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज, ये जो है इसमें आपसे पूछा है कि जो ब्रेकडाउन होने से पहले जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उसे क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा बेटा डाई इलेक्ट्रिक, इसको कहा जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने
जो है बोर्ड में किया होगा सही। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक के ऊपर। और काफी अच्छा सवाल देखो ये आपके जो पेपर था मॉडल पेपर और जो हमने प्री बोर्ड लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। इसमें आपको किरचॉफ्स का करंट रूल लगा करके आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दिमाग लगाओ कि इसमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का ध्यान रखते हुए इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ से सबसे पहले इनकमिंग करंट आ रहा है, इस साइड से भी इनकमिंग करंट आ रहा है और आगे ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इसका और इसका एडिशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.1 प्लस 4.2, ये हो जाएंगे आपके 7.3 एम्पियर वाला करंट। अब ये जो करंट यहाँ से चला, अब देखो यहाँ तक पहुंचने के बाद में 5.1 एम्पियर करंट इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। तो जो आगे निकल करके करंट आया वो केवल 2.2 एम्पियर रह गया। अब इस 2.2 में से भी 1.2 एम्पियर ऊपर चला गया, तो रिमेनिंग जो करंट बचा वो 1 एम्पियर करंट बचा। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 1 एम्पियर। ठीक है, उम्मीद करता हूं काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर सही किया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इन अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में पर यूनिट वोल्टेज होने वाले डिफ्लेक्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा इसको कहा जाता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर के टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। द टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एट दैट पॉइंट, कि ये तो पूरा की पूरा एक प्रॉपर्टी में से ही आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उससे ये क्वेश्चन आ गया कि जो टेंजेंशियल ड्रॉन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है लेंज लॉ ओबे द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। ये तो ये काफी आसान लग रहे हैं मुझे, फिल इन द ब्लैंक काफी आसान लग रहे हैं। अभी तक तो तीनों क्वेश्चन आसान थे। इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट द्वारा जो है वो जो है खोजा गया था? तो बेटा ये जो है ये बताया गया था आपके मैक्सवेल द्वारा। तो आप इसमें जेम्स मैक्सवेल लिख सकते हैं, बाकी उसका पूरा नाम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल था। ठीक है, तो मैक्सवेल लिखोगे तो भी ठीक है, जेम्स मैक्सवेल लिखोगे तो भी ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल लिखोगे तो पूरा ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 is placed in an open vessel filled with liquid. It becomes disappear। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो लेंस रख रहे हैं वो डिसअपियर हो गया लिक्विड डालने के बाद में। तो अब उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मानते हैं? तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम नहीं देख पा रहे हैं उस लेंस को, तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो यहां पर हम कह देंगे कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.52 ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो लेंस हमने रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.52 था। तो इसमें आप सेम भी लिख करके आ सकते थे कि जो हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही होगा, या फिर आप ये वैल्यू भी लिख करके आ सकते हो 1.52। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके सही माने जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर एट नोडल लाइन इज। इसको बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ये आपके इंटरफेरेंस से क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर होगा 0, क्योंकि जो सुपरपोजिशन होगा उधर दोनों ही जो आपके क्या बोलते हैं उसको फ्रिंज आएंगी वो आपको एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और जो नेट फ्रिंज बनेगी वो 0 इंटेंसिटी की बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर विल बी 0। उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज हाफ देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। यदि हम किसी फोटोन की वेवलेंथ को हाफ कर दें तो फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा? अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन माना जाता है। हम जानते हैं कि जो एफ है वो सी अपॉन लैम्डा होता है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगा करके देखेंगे तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर आप लैम्डा को हाफ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी डबल होनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी विल बी बिकम्स डबल। ठीक है, 10th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछे कि बॉडी ऑफ मास 0.10 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट विल बी। तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, जो एक मास है 10 kg का वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो याद करो डी ब्रोगली की वेवलेंथ की जो फॉर्मूला था वो क्या था? डी ब्रोगली यानी कि लैम्डा जो है वो हम लिख सकते हैं h अपॉन पी। ठीक है, h अपॉन में p, जहाँ h का मतलब तो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर 34 माइनस का, और
P का मतलब होता था आपका मोमेंटम। अब P की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी पर हमें मास और वेलोसिटी दे रखी है, तो P को हम m इंटू वी लिख सकते हैं, m इंटू वी। अब m की वैल्यू है 0.10 और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी है 10। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 इन दोनों टेंस को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो नेट रिजल्ट आंसर आएगा हमारा वो आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो इसके बाद में तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप चालू हो रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको सीधे नोट्स में मिल ही जाने हैं, जैसे करंट डेंसिटी की डेफिनेशन सीधी पूछ ली, और इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना था रजिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो ये वाला ग्राफ आपको याद होगा, टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के बीच का जो रिलेशन बनता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन तो अब देखो, आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके खुद के ऊपर है कि आपने कितना रिकॉल करके अच्छे से उनको लिखा है। और इसके बाद में अगले सेक्शन के अंदर आपके जो है न्यूमेरिकल वगैरह आ जाएंगे, डेरिवेशन आ जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे डिस्कशन करने वाले इतने ही थे जो वीडियो के अंदर किए जा सकते थे। और आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस के जो आंसर है मैंने आपको पहले भी बताया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच है, उस पर जाकर के शाम तक देख लेना। वहां पर आपको कंप्लीट पेपर पूरा आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा, सारे सेक्शन के आंसर उसमें इंक्लूड होंगे, तो वो आप वहां से जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना देर मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो क्रॉस चेक किए हैं उसमें आपके आंसर सारे के सारे सही आए होंगे। और अब जो है फिजिक्स का पेपर खत्म हो चुका है, एक बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर से खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि मैथ और केमिस्ट्री और जो जिनके पास बच्चों के पास बायो है वो अब रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और टिल देन वेट करो, नेक्स्ट पेपर जैसे ही होता है उसी दिन आपको उस पेपर की भी पेपर सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा देखने को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, साथ में अपने किसी ना किसी एक दोस्त के साथ में इस वीडियो को शेयर करते हुए जाओ। शाम को एक बार आकर के टेलीग्राम चैनल देख लेना, वहां पर आपको पूरे पेपर की डिटेल्ड आंसर शीट पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।